नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज मुलाकात हो रही है मेरी दिनेश रणवा से। बात दिनेश रणवा की भूमिका की करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है और जिस मुकाम को आपने शुरू किया है उन्हीं में आपको महारत हासिल है। आज क्षेत्र में शेखावाटी ग्रामीण जो कॉलेज है उनकी एक अपनी पहचान है। इसी विषय को लेकर या इस सफ़रनामे पर आज विस्तृत बातचीत करेंगे और जानेंगे दिनेश रणवा की सक्सेस स्टोरी से। सबसे पहले दिनेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका भी शेखावाटी ग्रामीण पीजी महाविद्यालय और इंटीग्रेटेड महाविद्यालय के इस प्रांगण में। जिस कॉलेज का मैं नाम देख रहा हूँ, एक ग्रामीण शब्द जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ग्रामीण शब्द जब जुड़ता है तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है और जिस माटी से आए वो भी ग्रामीण की माटी से आप आए हो। ऐसे ख्वाब कैसा आया कि नहीं अब ग्रामीण में शिक्षा का अलग जगाना है? ये सर ग्रामीण का बहुत पहले जब 2008 में हमने ये शुरू किया था तब से ही मेरे जहन में कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज जो हुआ वो एसके कॉलेज की स्टडी जो रही वो एसके कॉलेज सीकर से रही और उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीकर और जयपुर के अलावा कॉलेजेज नहीं थी। तो जो यहाँ कॉलेज खोलने का जो मेरे जहन में सवाल उठा या मन में जो उठा वो उसके पीछे रीज़न ये था कि जिस दौर में हम स्कूल पास करके कॉलेज के लिए गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी गए, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हमने आवेदन किया। हमारे क्लासमेट्स थे, हमारे अड़ोस पड़ोस के खूब सारे छात्र थे, लड़कियां थी, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों का तो एडमिशन सीकर के एसके कॉलेज और राजस्थान कॉलेज जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेज हैं उनमें बहुत कम संख्या में एडमिशन नियमित रूप से हो पाया। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे खुद की जैसे परिवार की बहनें हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मेरे मन में थी कि हायर एजुकेशन से ये जो हमारे साथी हैं ये वंचित हैं। और जैसे ही मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, सरकार ने कुछ शिथिलताएं दी, तो मेरे मन में यह आया क्यों नहीं हम हमारा जो लोकल क्षेत्र है, जो देहात है, वहाँ के जो बच्चे जो वंचित हैं हायर एजुकेशन से उनको हम शिक्षा दें। तो उस पीड़ा को आपने महसूस किया? बिल्कुल, कि जैसे सीकर है, जयपुर है, वहाँ एडमिशन से वंचित हो जाए उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराएं। ये सफ़र कब, कौन से ईयर से शुरू हुआ? 2008 से। 2008 से 2023 का ये सफ़र है। बिल्कुल। थोड़ा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि 23 का जो ये सफ़रनामा रहा है पूरा थोड़ा सिलसिलेवार बता दीजिए, थोड़ा चलते चलते बात कर लेते हैं। हाँ। अच्छा दिनेश जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि 2008 का वो सफ़र और आज तक 23 का ये सफ़र, मैं देख रहा हूँ आज शानदार बिल्डिंग भी है, तो 2008 में भी क्या ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर था या कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। 2008 में और आज की परिस्थितियों में तो मैं ये कहूँ रात दिन का अंतर है। जब मैं 2008 में यहाँ मैंने कॉलेज खोलने का जब विचार किया, कई लोगों से बात करता था तो वो हंसी में उड़ाते थे, गाँव में भी कॉलेज चल सकता है क्या? यहाँ बड़े कस्बे हैं, दांता, आपके इधर रिंगस, वहाँ कॉलेज नहीं है, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कॉलेज चलते हैं, एक ग्राम पंचायत में कॉलेज का सपना देखना मतलब एक तरह से हंसी का पात्र बनना था जी। लोग कहते थे कॉलेज गांव में थोड़े चलते थे हैं। लेकिन एक पहल की शुरुआत की और 2008 में जब हमने शुरू किया था तो ये बिल्डिंग नहीं थी, केवल किराया का भवन जो गाँव के बीच में था, जालानीज की हवेली थी वो, उसमें हमने किराए के भवन में ये कॉलेज शुरू किया था, केवल आर्ट्स फैकल्टी के साथ में। तब से लेकर ये जो 15 साल का जो सफ़र रहा है बहुत ही बड़ा सफ़र था, क्योंकि सपना देखना अलग बात होता है और उस सपने को आपको पब्लिक के साथ में रहते हुए पूरे करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वैसा ही स्ट्रगल मेरा रहा है। 2008 में आप एक किराए के भवन से शुरू किया, उसके बाद में ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, मान्यता ली एक आर्ट्स फैकल्टी के साथ में, फिर उसके बाद में हमने कॉमर्स लिया इसमें 2009 में, 2012 में हमने इसमें साइंस फैकल्टी खोली और उसके बाद में ये सफ़र निकल पड़ा। हालांकि 2008 से लेकर 2015 तक का जो सफ़र था वो बिल्कुल इतने स्ट्रगल से भरा हुआ था कि आप इसमें जो सपना हमने देखा था वो उतना ईजी नहीं था। क्यों नहीं था? वो लोग जब ये कहते थे दिनेश रणवा आप नहीं कर पाओगे, उस समय मन में क्या आती? मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता, क्यों नहीं कर सकता मैं बार बार ये कहता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे गुरुजन ने हमें पढ़ाया था कि इम्पॉसिबल इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है,
और वो आज हमने करके दिखाया है। एक बात है दिनेश जी, आपकी मैं फैमिली बैकग्राउंड चेक कर रहा था, जान रहा था, तो मुझे ये लगता नहीं कि आप एजुकेशन से फील्ड में कोई बड़ा नाम आपके परिवार से था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं एक सामान्य किसान परिवार से था और मेरे पिताजी खेती ही करते थे, बाय में एक छोटा दुकान भी चलाते थे। बाकी हम किसान बैकग्राउंड से हैं। एजुकेशन में मेरा खुद का मानस था, मेरा व्यक्तिगत विचार था, और उसके बाद में यहाँ के लोगों का खूब प्यार स्नेह और सहयोग मिला। बाकी एक स्ट्रगल का लंबा दौर देखना पड़ा, और स्ट्रगल इस बात का था क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से था। स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूँ तो एक वो दौर कौन सा था कि यस अब कि वो टूटने का कगार आ गया, कि अब बहुत सारे दौर आए। देखिए, ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो एक सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। जब इसको शुरू किया हमने तो इसमें लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ था, जबकि हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं। 1 करोड़ के जो फिगर है वो सोचते ही सोचना ही 2008 के दौर में सोचना ही बड़ी बात होती थी। तो वो उस वक्त हमने सोचा, और उसके लिए हालांकि हमने 2010 में यहाँ बैंक से लोन लिया था 45 लाख रुपए का। बैंकिंग सेक्टर का जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसका पूरा फ़ायदा हमें मिला, और बाकी पैसा हमने हमारे पिताजी से लिया। अभी मुझे बता रहे थे कि बैंकिंग का जब वो दौर था उसमें काफ़ी प्रेशर आ गया था आप पर। बहुत बुरी है, ऐसा दौर भी आया था सर। मैं आपको बताऊं कि जब हम यहाँ बाहर नाम ये रहता था कि आप डायरेक्टर हो, कॉलेज के डायरेक्टर, और स्थिति ये होती थी कि हमारे पास गाड़ी और मोटरसाइकिल में, बाइक में पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आप एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना होता है, आपको रनिंग के खर्चे चलाने होते हैं, आपको स्टाफ को पेमेंट करना होता है, आपको वाहनों के पेमेंट करने होते हैं, आपके बिजली पानी के खर्चे होते हैं, आपकी मान्यता के खर्चे होते हैं, खूब सारे खर्चे होते हैं। और शुरुआत के कम से कम ये मानो आप 10 वर्षों तक वो खर्चे ही होते हैं, रिटर्न नहीं मिलता है। क्योंकि रूरल सेक्टर में हमने ये बड़ा ख्वाब देखा था। तो रूरल सेक्टर की आमदनी जो रहती है वो कम रहती है, किसान लॉबी के व्यक्ति रहते हैं, मजदूर वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, तो उनके पास आमदनी का स्रोत, तो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो भी ग्रामीण हिसाब से ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप शहर के बड़े कॉलेजेस में जाएं तो वहाँ आपको बहुत सारी फीस मिलती है। यहाँ आज भी फीस का स्ट्रक्चर जो है सिटी के अनुपात में बहुत कम रहता है। जैसे ब्लॉक तो पर कम संसाधनों में ये बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे ब्लॉक पर। ऑलरेडी आपसे कॉलेज की स्थापना से पहले भी कोई ब्लॉक पर बड़ी कॉलेजें थी, तो उनसे भी आपका कंपटीशन रहा होगा, अपना आपको स्थापित करने की चुनौती रही होगी। बिल्कुल, खूब सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे मान लीजिए बाहर हमारे यहाँ खाटू श्याम जी में कॉलेज था, दातारामगढ़ में भी एक आधे कॉलेज थे। तो जब हम अभिभावकों के पास जाते थे, उनको एक विश्वास दिलाना होता था, क्या पढ़ाओगे, किस प्रकार से पढ़ाओगे, स्टाफ कहाँ से लाओगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप क्या क्या सुविधाएँ दोगे, हर सवाल हमें अभिभावकों के और बच्चों के पूरे करने होते थे। हमने हमारा विज़न रखा, हमारी एक फैसिलिटी दी, और वो स्ट्रगल हमने किया, उससे सुविधाओं के बेस पर आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। एक तरह से उस सफ़र 2008 का सफ़र शुरू हुआ है, मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल का सफ़र आपने बताया है, उस सफ़र में एक साथ ऐसा था जो हमेशा कंधे पर रहा। मैं कहूँ तो एक नहीं, खूब सारे हाथ थे। मैं ये कह सकता हूँ कि जो सपना मैंने देखा था, अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरे अकेले की मेहनत से पूरा हुआ है तो वो तो संभव नहीं है। उसमें हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, मेरा भाई है, और बहुत सारे मेरा मित्र है जो, और यहाँ से खूब सारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं। मैं ये कहूँ कि जो क्षेत्र बाह्य क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक में जो लोग रहते हैं कि आपको डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको हर पल मोटिवेट करते रहते हैं, आपके सपने के साथ चलते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप लिखमाबास, बनातला, बाजियावास, खोरा, इनके जो सरपंच हैं, यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका डायरेक्ट जनता से जुड़ाव रहता है, उन्होंने एक विश्वास मेरे ऊपर जताया था, और उसी विश्वास की बदौलत, उनके विश्वास को, अभिभावकों के विश्वास को, छात्रों के विश्वास को कायम रखते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आइए बैठकर बात करते हैं। दिनेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी कॉलेज का क्या रनिंग प्रोसेस, कौन से कोर्सेज है, कितने स्टूडेंट है, थोड़ा विस्तृत से बताइए। हाँ, अभी वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 1700 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, और वो हैं BA, BSc, MA, MSc, UG, PG के जो कार्यक्रम हैं उसमें हैं। साथ में हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स चलता है, BA, BEd, BSc, BEd,
उस वो हैं। इसके साथ में इसी साल 2022-23 से हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी शुरू किया है। शेखावाटी ग्रामीण फार्मेसी कॉलेज एक नया संकाय और जोड़ा है। ये 3 कोर्स हैं, इनमें कुल मिलाकर 1700 विद्यार्थी वर्तमान में अपने यहाँ अध्ययनरत हैं। 2008 में बता रहे थे। 2008 में हमारे यहाँ मात्र 78 विद्यार्थियों से आर्ट्स फैकल्टी के साथ में केवल ये महाविद्यालय किराए के भवन में शुरू हुआ था, जो आज आपके सामने है। 15 साल का सफ़र, तो बड़ा सेलिब्रेशन भी होगा। हाँ, 15 जून 2008 को हमारे इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, जो बाई कस्बे में जो भवन था उसमें, और 15 जून 2023 को 15 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके उपलक्ष्य में हमारा अभी ये उद्देश्य है कि जो हमारा ये सेशन शुरू हो, तो हमारे 15 वर्ष कंप्लीट होने पर हम हमारे इस क्षेत्र के जितने भी छात्र अभिभावक हैं, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जिन्होंने इस संस्थान पे, इस संस्थान के सदस्यों पर, इस संस्थान के मैनेजमेंट पे जो विश्वास बनाया है, विश्वास रखा है, उन सभी को बुलाकर हम एक आयोजन रखना चाहते हैं। जैसे कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इन दोनों को हम देखते तो मोटा मतलब बड़ा अंतर है इसमें। मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी आपकी कॉलेज में एक अपनी यूनिफॉर्म है, एक अपना, एक वो क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं ना, अपना डिसिप्लिन है। ये जो कायम करना, ये बनाना, कॉलेज एजुकेशन में स्टूडेंट्स को समझाना कितना कठिन होता है? देखिए, ये तो शुरुआत में जब हमने इस चीज़ को फॉलो किया था, क्योंकि कॉलेज एज के प्रति एक मानसिकता रूरल सेक्टर में नहीं, शहरी सेक्टर में भी ये रहती है कि जैसे स्कूल में बच्चा 12 साल तक पढ़ता है, उसके बाद में वो कॉलेज में आकर एक उसका सपना होता है, ख्वाब होता है कि मैं थोड़ा स्वतंत्र रहूँगा, मैं मेरे हिसाब के ड्रेस पहनूंगा, मेरे हिसाब से स्टडी करूँगा, मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, मुझे टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, तो हमने जब इस कॉलेज में अभी जैसे जिस प्रकार से हम कॉलेज को एज ए स्कूल ही चलाते हैं, हम यहाँ स्कूल की तरह प्रार्थना सभा करवाते हैं, स्कूल की तरह हम मासिक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड हम अभिभावकों के पास भेजते हैं। और क्षेत्र का शायद ऐसा कॉलेज है जो कोएड होते हुए जिसमें हमने ड्रेस कोड कर रखा है। वो चाहे से आपका डिग्री कॉलेज है, उसमें हमने हमारा अलग ड्रेस कोड है। आप हमारा जो बीएड इंटीग्रेटेड महाविद्यालय है 4 ईयर का जो, उसका हमारा ड्रेस कोड है। अभी हमारा फार्मेसी इसी साल शुरू हुआ है, तो उसका भी हमने ड्रेस कोड, क्योंकि अब तो ये एक परंपरा सी चली है। जब हमने ये 16-17 में शुरू किया था, शुरुआत के 8 वर्षों में नहीं कर पाए थे हम भी, लेकिन जैसे जैसे हमारा विश्वास लोगों में कायम रहा, हमारा अनुशासन लोगों को पसंद आने लगा, तो हमने ये सारी चीज़ें शुरुआत की थी। 16-17 में हमें बहुत सारे बच्चे, कई बार जैसे दूसरी कॉलेजेज में जहाँ ड्रेस की बाध्यता नहीं होती है, यहाँ हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं, तो बायोमेट्रिक की जब बाध्यता नहीं होती है, हमारे यहाँ जैसे बच्चा अभी सुबह आ जाता है, तो उसके बाद में हम मिड में किसी को भी छुट्टी नहीं देते। तो उसमें हमारे समस्याएं खूब सारी आई, थोड़ी स्ट्रेंथ भी डाउन हुई, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए, और उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट के साथ में जो स्टाफ टीम है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सबके सहयोग से ही ये चीज़ें बन पाई हैं। एक सवाल खड़ा होता है, जब निजी सेक्टर की कॉलेज स्कूलें हो या जो भी कोर्सेज हो, एक कहते हैं कि काफ़ी खर्चीली और काफ़ी महंगी। जिस परिक्षेत्र में हो आप, जो एरिया आपके पूरा ग्रामीण एरिया है, ये फीस का स्ट्रक्चर को तय करते समय थोड़ा दिक्कत तो आती होगी। हाँ भाई, जैसे अभी आप फीस की बात करते हो, तो मोस्टली डिग्री कॉलेज चलता है। डिग्री कॉलेज में जो फीस आप अगर खुद आंकलन करेंगे, तो हमारे यहाँ गांव में आर्ट्स की फैकल्टी की फ़ीस 5-6 हज़ार रुपये होती है। और यही फीस आप जब जाकर सीकर, जयपुर के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर जाकर अगर पूछेंगे, तो आपको आर्ट्स फैकल्टी की फ़ीस आपको 20,000 रुपये मिलेगी, और हम 5-6 हज़ार रुपये में उनको पढ़ा रहे हैं, और वही डिग्री दे रहे हैं, वही क्लासेज लगा रहे हैं, वही फैकल्टी हम रखते हैं। मतलब आप जो फीस है उसका मतलब कम रखा है, स्तर कम है। हाँ, वो रूरल देहात को देखते हुए। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कि एक बालिका शिक्षा या गर्ल्स एजुकेशन की बात आती है, तो जिस एरिया से आप संबंध हो, मैं बार बार जिक्र कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर बालिकाओं को या गर्ल्स को कॉलेज भेजना है या उच्च शिक्षा की तरफ है, थोड़ा होता ना कि भाई बेटी को आगे नहीं है, तो ऐसा भी कभी आपने फेस किया? नहीं, वो तो मैंने तो देखा था शुरुआत के दौर में, जब 2008 में हमने शुरू किया था, तब जाकर कहीं कहीं हमें थोड़ी फेस करना पड़ता था कि यार कॉलेज में बच्चियों को कॉलेज करवाना, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। लेकिन उस दौर से अभी जो देहात क्षेत्र है वो भी निकल चुका है।
मैं जहाँ तक समझता हूँ। अभी मानते हो? बिल्कुल, वर्तमान में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अभिभावक चाहे से सामान्य हैं, चाहे से उसको आर्थिक स्थिति मजबूत है, दोनों ही तरह के अभिभावक बच्चियों को बराबर पढ़ाने में ध्यान देते हैं। एक वेलफेयर कामों में भी मैंने देखा है आप पर्सनली रुचि लेते हो। कोई भी अगर स्टूडेंट है, कोई समुदाय है, गरीब समुदाय है, उन लोगों को आप खुद सपोर्ट करते हो। ऐसी कोई स्कीम आप व्यक्तिगत तौर पर चला रखी है? देखिए सर, हमने हमारे यहाँ व्यक्तिगत तौर पे एक तो पिछले 15 सालों से एक स्कीम तो हमारी है। जैसे हम सेक्टर में हर साल मेरे यहाँ कम से कम 50 छात्राएं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ती हैं। 50 स्टूडेंट फ्री? हाँ, लेकिन उनके लिए हम एक क्राइटेरिया रहता है हमारा कि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार में अगर माता या पिता में से कोई देहांत हो गया हो, और एक हमारी एक कमेटी होती है वो तय करती है कि हाँ ये वास्तव में ये स्कॉलरशिप लेने के लिए। एक दूसरा फैक्टर होता है जो बच्चा प्रतिभाशाली है। जैसे आसपास के जितने भी हमारे यहाँ 30-40 स्कूल लगते हैं, उनमें जो टॉप बच्ची हमारे यहाँ आती है, बच्चा जो आता है, उसको हम निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं 3 ईयर की। मतलब 2 कैटेगरी बना दी आपने। हाँ। गरीब होना चाहिए और मतलब आर्थिक संसाधन थोड़ा कमजोर हो या अनाथ बच्चा हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा या टॉप जो एजुकेशन में उनके ज्यादा परसेंटेज है, हाँ, उनको भी आप उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं भाई, जो एजुकेशन में अच्छा रहता है, जिसका स्तर अच्छा है, तो उसको और बेनिफिट मिले। अभी मुझे जानकारी ये भी मिली है कि अगर आप इंटीग्रेट वाला जो कोर्सेज हो, डी फार्मा वाला कोर्सेज हो, ये कोर्सेज आप ही एकमात्र वो कॉलेज है, एकमात्र महाविद्यालय जहाँ शुरुआत करने वाली पहली कॉलेज? हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि दातारामगढ़ प्री सेक्टर में जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था 2016-17 के बैच में, वो पहला महाविद्यालय अपना था। हालांकि अभी 10-15 महाविद्यालय हो गए हैं, लेकिन पहला सेशन जो दातारामगढ़ में विधानसभा की पंचायत समिति की बात करें तो वो आपका शेखावटी ग्रामीण महाविद्यालय ही था। और अभी दूसरा सौभाग्य ये मेरे को मिला कि 22-23 में डी फार्मेसी की जो डिप्लोमा इन फार्मेसी हम लेके आए हैं, तो वो भी दातारामगढ़ प्री सेक्टर का, दातारामगढ़ पंचायत समिति का पहला महाविद्यालय शेखावटी ग्रामीण महाविद्यालय ही है। आने वाले सेशन 23-24 में हो सकता है 2-4-5 महाविद्यालय और खुल जाएं, लेकिन ये प्रथम महाविद्यालय शेखावटी ग्रामीण महाविद्यालय। जो ग्रामीण ओलंपिक में देखता हूँ कि आपकी कॉलेज ने विशेष तौर पर आपने मेज़बानी करी थी उनको जो आयोजन में, तो ये भूमिका गेम्स के प्रति भी भूमिका? ये गेम्स में जैसा सर ऐसा है कि गेम्स में मेरा पर्सनल इंडिविजुअल, मैं खुद भी स्कूल टाइम में और कॉलेज में प्लेयर रह चुका हूँ। मैं बैडमिंटन का प्लेयर था, क्रिकेट खेली है मैंने, और शुरुआत मेरी 7वीं क्लास में खो खो से हुई थी। निरंजन सिंह जी जो पीटीआई हैं थे, अभी उनका पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया, तो उनके सानिध्य में मैंने खूब गेम्स खेले हैं। जैसे ही मैंने कॉलेज किया था तो मेरा 2008 से ही प्रयास था, मैं हर गेम को खूब इंटरेस्ट के साथ खेलता हूं, लेकिन हमें सफलता मिली 2008 में शुरू करने के बाद में 2015 में। ये जो ट्रॉफियां आपके सामने पड़ी हैं, आप पीछे देख रहे हैं, ट्रॉफियां रखी हुई है आपके ऑफिस में। ये सारी जो ट्रॉफी हैं, ये 2015 से पहले हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि इतना स्ट्रगल हमें इनको पाने के लिए करना पड़ा। पहले हमारे ग्राउंड पे टीम तैयार हुई, टीम तैयार होने के बाद में हम हार जाते थे, और अब उसका परिणाम ये है कि 2015-16 से लेकर 2022 तक जो सेशन अभी तक हुए हैं, उनमें इंटर कॉलेज के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें महिला वॉलीबॉल की हमारी टीम 5 बार विनर रही है, 2 बार रनर रही है। इसके बाद में हैंडबॉल जो बॉयज़ की टीम है हमारी, वो 2 बार उपविजेता इंटर कॉलेज में रही है। साथ ही बैडमिंटन की जो हमारी बच्चियों की टीम है, बच्चों की जो टीम है, उसमें पिछले 2 वर्षों से लगातार बच्चियां शेखावट पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेस्ट जोन के जो टूर्नामेंट हैं उसमें हमारे महाविद्यालय की बच्चियां खेल के आ रही हैं। एथलेटिक्स में हमारे यहाँ भाला फेंक में संजना चौधरी हैं जो अभी भी ओलंपिक की तैयारी कर रही है पटियाला में। क्या बात है। और साथ में वॉलीबॉल की इतनी प्रतिभाएं हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके कोचेज को। बहुत सारी जैसे राम गोपाल जी सामोता हैं जो राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, वो बच्चियों को तैयार करते हैं।
साथ में उनका हमारे इस महाविद्यालय से भी एक सानिध्य रहा है। हमारे यहाँ के स्थानीय जो कोच हैं श्रीमान रामेश्वर जी घासल, जो सेवानिवृत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाई से ही सेवानिवृत्त हैं और यहाँ हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनके सानिध्य में मैं आपको एक संख्या बताऊं कि पिछले 7-8 सालों में लगभग 10 से 12 लड़कियां ऐसी हैं जो आज अच्छे पोस्ट पे राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। उनमें मैं मोटे मोटे नाम लेना चाहूँगा। सरोज पिपलोदा, आपने नाम सुना होगा, जो हमारे यहाँ की नियमित विद्यार्थी रही हैं और आज राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उनके साथ उन्हीं के बैच में एक गीता बाजिया थी, जो वो भी सब इंस्पेक्टर हैं। मतलब एक सक्सेस या गेम्स के माध्यम से वो सब स्पोर्ट्स कोटे में रही और है। शायद वो आपकी पर्सनली रुचि जो रही है, बिल्कुल मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा। मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारी बच्चियां हैं जो हमारे यहाँ से, ममता बाजियां हैं जो शारीरिक शिक्षक हैं। अभी हाल ही में एक और बच्ची हमारी सुनीता नेहरा है, वो अभी जो ये शारीरिक शिक्षक की उसमें थर्ड ग्रेड में लगी हैं। उन्हीं की बड़ी सिस्टर है अनीता नेहरा, जो 2015-16 के बैच में हमारे यहाँ रही थी, वो टीम विनर भी रही थी। ये सफ़र आपने मुझे बताया, जाते जाते 1-2 सवाल मैं आपसे और लेता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि एक वो जो यूथ है, जो उम्र होती है कॉलेज की, एक भटकाव की होती है, जिसमें सोशल मीडिया को अपन ऐड कर दे। एक मोबाइल का जब दौर आता है, तो जब कॉलेज में इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हो, कैसे समझाते हो, कैसे मोटिवेट करते हो उनको, जो मेंटली जो है ना, क्या बोलेंगे उसको, डेवलप की दिशा में आप कैसे आप। नहीं, अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए देखो सर, हमने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं तो श्रेय देना चाहूँगा हमारे यहाँ मेरे छोटे भाई हैं राकेश जी, जो इंटरनल मैनेजमेंट वो देखते हैं, किस प्रकार क्लासें लगानी है, कौन से पीरियड कब लगाने हैं, किस प्रकार की फैकल्टी उनके क्या करने हैं। तो जो इंटरनल जो सिस्टम वो लोग देखते हैं, उसमें वो एक चीज़ तो हमने बड़ी ये कर रखी है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम मोबाइल क्लास में अलाउ नहीं करते हैं। क्या अभी स्टूडेंट नहीं? बिल्कुल, क्लास में कोई मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। पिछले 5 वर्षों से, जब से हमने ड्रेस कोड किया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की है, तब से हम क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं करते। 22 साल का 21 साल का स्टूडेंट है, हाँ, वो समस्या आती है कई बार। कई जैसे अभिभावक बच्चे दूर से आते हैं तो उनके अभिभावक भी उनको अलाउ करते हैं, लेकिन हम उनके लिए ये फैसिलिटी हमने दे रखी है कि बाहर आप भैया ऑफिस में जमा करवा दो, जैसे ही छुट्टी होती है उसके बाद में आप लेके चले जाओ। शुरुआत में थोड़ी सारी समस्याएं आती हैं, कई बार बीच बीच में हम चेक भी करते हैं तो बैग में मिल भी जाता है चोरी से भी मोबाइल। अभी माहौल थोड़ा ये मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन उसका श्रेय हमारे यहाँ की जो स्टाफ टीम है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, राकेश जी हैं, छोटे लाल जी हैं, इन सब लोगों का मैनेजमेंट है कि ये मोबाइल को जाने नहीं देते। उसके बाद में हम देखो सर, हमारी जो अगर ओवरऑल हमारी एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो हम लोग केवल पढ़ाई के फोकस के साथ साथ में मैं आपको मोटी मोटी 2-3 चीज़ बताता हूँ। हमारे यहाँ कल्चरल एक्टिविटी उतनी होती है। कल्चरल एक्टिविटी में हमारे 2 कार्यक्रम फिक्स रहते हैं, एक फ्रेशर पार्टी होती है, एक एनुअल फंक्शन होता है। उसके बाद में जो भी हमारे यहाँ जयंती होती है उसको भी हम एक कल्चरल एक्टिविटी के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में जैसे कई बाहर जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अभी जैसे पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय में हुई थी, तो वहाँ भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। एक बार खाटू श्याम जी में वहाँ टॉपर रहे थे आसपास के क्षेत्र में, तो वो भी करवाते हैं। इसके साथ में हम शैक्षिक भ्रमण भी रखते हैं। इस सेशन का शैक्षिक मेंटली डेवलपमेंट का हर चीज़ आप बिल्कुल, गेम्स देख लो, भ्रमण देख लो, कल्चरल एक्टिविटी देख लो, यहाँ के इंटर क्लास टूर्नामेंट भी हम करवाते हैं। क्योंकि गेम्स में हमारा मतलब ओवरऑल जो जैसे एक कहावत चली होती है ना कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, वो पूर्ण हम करने की यहाँ डेवलपमेंट। हाँ, अच्छा, 78 स्टूडेंट जब थे आपके 2008 में, इस सफ़र 1700 का सफ़र, एक और कसक, एक और सोच कि नहीं, दिनेश रणवा अब यहाँ नहीं रुकेगा, अब उनका अगला कदम है, मैं वहाँ तक एजुकेशन के उस ऊंचाई को छूना चाहता हूँ। कभी वो पल भी? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारा विज़न बहुत बड़ा है और सब लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, यहाँ के क्षेत्रवासियों का सहयोग है, विश्वास है, उसी की बदौलत हमारे कुछ विजन है। जैसे अभी हमारे नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट ने आवेदन मांगे थे, तो उसमें बीएससी और जीएनएम के लिए हमने आवेदन किया था। नर्सिंग कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज के लिए ये ख्वाब है? हाँ, ख्वाब है। साथ में वेटनरी कॉलेज के लिए भी हमने आवेदन कर रखा है। और एक ख्वाब अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। 2008 में जब हमने शुरू किया था तो एक बीएड कॉलेज लगाया था, 2 ईयर बीएड कॉलेज। जी जी। 4 ईयर हमारे पास है।
और 2012 में हमने DLED का भी लगाया था। दोनों ही ये जो फाइल्स हैं हमारी 2008 और 12 वाली, वो भी NCT के पास पड़ी पेंडिंग है। हालांकि हमने उनको इतना लंबा समय बीत गया तो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहाँ अभी हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन विश्वास है कि एक दिन हम ले लेंगे। नर्सिंग का एक ख्वाब है आपका, उसके बावजूद अभी मुझे आप बता रहे थे कि अभी वो अंडर प्रोसेस में है। अच्छा, वो चल रहा है। देखिए फाइल्स हमारी इतनी लगाई हुई हैं, अब देखें उनमें से कितनी फाइल्स पे हम आगे पहुंच पाते हैं, कितनी हमें मिल जाएंगी। नया सेशन शुरू हो रहा है। दिनेश शर्मा डायरेक्टर शेखावटी महाविद्यालय, क्या स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ तमाम तो अभी आपने बता दिए, इंटरव्यू जो आपको देखेगा लगभग उनको पता चलेगा। क्या सीख देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि नहीं 2000 ये जो डिजिटल है या 21वीं सदी का जो भारत है, इसमें कॉलेज का यहीं से एक इंसान की या एक जो एजुकेशन का स्तर है वो थोड़ा उच्च होता है, तो भटकाव नहीं हो, इसका क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए जहाँ तक मैं संस्थान की बात करूं, जो आने वाला जो सेशन है उसके लिए तो मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ ये कर देता हूं कि आपको आपके क्षेत्र में शेखावटी ग्रामीण महाविद्यालय में, शेखावटी ग्रामीण शिक्षण संस्थान में आपको जो स्टडी कैंपस है वो हर सुख सुविधा से, चाहे से वो भौतिक सुख सुविधाएं हों, चाहे से वो आपकी लैब देख लो, हमारे यहाँ BSc MSc चलती है, तो आप कहीं भी चले जाना, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, आप मेरी लैब देख लेना और आप बाहर की लैब देख लेना। जितनी लैब प्लस लैब में इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और उतना ही हम बच्चों से काम भी करवाते हैं। इसके बाद में सेकंड चीज़ हमारी आती है रेगुलर क्लास चलाना, अनुशासन के साथ क्लास चलाना, वो सारी चीज़, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस और SMS सुविधा के साथ में क्लास चलाना। आपको मैं बात बताना भूल गया, हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा एंटर होता है उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और उसके अटेंडेंस जैसे ही फिंगर लगता है उसके गार्जियंस के पास मैसेज आता है कि आपका बच्चा कॉलेज में पहुँच गया, और जैसे ही बच्चा निकलता है तो हमारे यहाँ उसकी फिंगर लगती है तो मैसेज वापस कि कॉलेज से बच्चा निकल गया। ये सारी सुविधाएँ हमने हमारे यहाँ इस रूरल क्षेत्र में, इस देहात क्षेत्र में डेवलप कर रखी हैं और आगे हमें उम्मीद है कि हम इन सुविधाओं को और बढ़ाएंगे। अभी जैसे स्मार्ट क्लासेस का ज़माना चल रहा है तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस पर काम चल रहा है। इस सेशन में सबसे पहले तो हम बच्चों को स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे, उनके साथ में जो नए बच्चे आने वाले हैं उन बच्चों को ये कहेंगे, उनके लिए तो ये मैसेज करना चाहूँगा कि जो वर्तमान जो 21वीं सदी का जो युग है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो सोशल मीडिया, मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जहाँ भी पब्लिक कार्यक्रम होते हैं, किसी स्कूल में जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप विद्यार्थी हो, आप चाहे से आप स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे से आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपको मोबाइल को बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कई लोग हो सकते हैं ये कहें कि ये पुराने ख्यालों के हैं, जब हम लोग पढ़ते थे मोबाइल नहीं था, क्या हम लोग कंपटीशन नहीं देते थे? क्या हम लोग तैयारी नहीं करते थे? होती है, ठीक है। आज मोबाइल वो चीज़ है जिसमें आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चे का जब एक माइंड होता है वो एक बाल मन होता है, और वो जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल में सारी खराब चीज़ें हैं, लेकिन उनके बजाय वो जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं। इसलिए मैं तो अभिभावकों को कहूँगा और एक आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को अगर आपको फ़ोन देना है तो उस फ़ोन को आप खुद चेक करते रहें टाइम टू टाइम, और विशेषकर लिमिट टाइम के लिए आपको अगर लगे कि ये बच्चा आपका इसमें केवल आपका कंटेंट देख रहा है, मोबाइल की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप उनको कंप्यूटर खरीद के दे दीजिए, आप उनको लैपटॉप खरीद के दे दीजिए, आप उनको टैबलेट खरीद के दे दीजिए जिसमें केवल स्टडी से संबंधित मटेरियल चलता हो। आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये थे दिनेश रणवा, जो हाल ही में शेखावटी ग्रामीण कॉलेज का जो सफ़रनामा हमने सुना और देखा, साथ ही सोशल मीडिया का मिसयूज को लेकर थोड़े चिंतित है। अपनी कॉलेज में एक साफ निर्देश कर दिया है कि कोई भी स्टूडेंट है वो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करेगा,
कॉलेज का जो समय है उसमें क्लासरूम में भी मोबाइल पर वर्जित है, और इस विषय को लेकर एक मैसेज भी देते हैं। अक्सर जहाँ भी है पब्लिक पैलेस में ये बताते हैं। शायद यही बहुत कम देखने को मिलता है। कॉलेज का अगर हम बात करें तो आज भी आपको वो नैतिक मूल्य इस कॉलेज में नज़र आएंगे। आज भी यहाँ प्रार्थना होती है, आज भी यहाँ पर चरण स्पर्श होते हैं, आज भी यहाँ पर गुड मॉर्निंग की जगह नमस्ते होता है। ये तमाम स्तर यहाँ पर चलता है, और शायद आपको आभास होगा खुले परिदृश्य में ये कॉलेज है। आज एक लंबी बात हुई, और साथ में ही कॉलेज के साथ स्कूल का और कॉलेज का जो दोनों का जो स्तर है उसका तुलनात्मक बातें हुई, और कॉलेज के जो उच्च शिक्षा है उसको कैसे वैल्यू डाला जाए, उसमें कैसे मूल्य डाला जाए, या उसमें कैसे नैतिकता डाला जाए, ये बहुत स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद NR मनोहर जी। आपने इस संस्थान के लिए जो भी समय दिया, और बाकी आपका चैनल अच्छा चले, यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।